जय हिंद दोस्तों। आज संडे है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें। पढ़ाई तो करनी ही है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आपको। तो लास्ट के लेक्चर में हमने 8th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के ऊपर रूलिंग द कंट्री साइड, और इस पर हमने बात भी की थी कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं आफ्टर एक्वायरिंग बंगाल की दीवानी एंड आफ्टर दैट, तो इन सब चीज़ों के बाद कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। और इम्प्रूव जब इन्हें महसूस होता है, जब बंगाल फेमाइन आती है और जब इन्हें लगने लगता है कि वाकई यहाँ पे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये अलग अलग तरीके के मेथड लेकर के आते हैं कि लैंड को अच्छे तरीके से एसेस किया जा सके, उसके बाद टैक्सेस लिया जाए, राइट। और इस पर हमने बात भी की थी। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले इस कड़ी में लाया जाता है 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसमें बहुत सिंपल बात की जाती है कि ये परमानेंटली फिक्स किया जाएगा। और इस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि परमानेंटली फिक्स होने के कारण यहाँ पे कंपनी को लॉसेस भी लग रहे थे और इन्हें लगता था कि ज़मींदार इन एक्स्ट्रा पैसे से ज़मीनों में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, राइट। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। इनफैक्ट इनके प्रॉब्लम पर भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो सारा मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आपने वीडियो देख भी लिया होगा मैंने, क्योंकि लिंक डाल दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद हमने बात की कि इसके बहुत अच्छे से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाने के कारण आगे चल के और भी मेथड लाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वगैरह में होल्ट मैकेंजी के द्वारा यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम लाया जाता है। इसके बाद मुनरो के द्वारा रोयतवाड़ी सिस्टम लाया जाता है। ये सारे सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि यूरोप में किस तरह के क्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, और जब हमने बात की नील की खेती की, इंडिगो की, तो यहाँ पे जो हमने ब्लू कलर देखा कलमकारी प्रिंट में, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया में है, इंडिया का पार्ट है। और इसके बाद इंग्लैंड में भी मोरिस ने कॉटन प्रिंट किया था। इन दोनों में जो समानता देखने को मिली थी वो थी नील की, राइट। इसका मतलब यह है कि यहाँ से इंडिगो काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा था। नाउ देखिए, सवाल ये उठता है कि इंडियन इंडिगो इतनी ज़्यादा डिमांड में था क्यों। दोस्तों, यहाँ से सिविल सर्विसेज 2020 में भी क्वेश्चन आया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती है, तो इंडिगो जो प्लांट है वो प्राइमरली ट्रॉपिक्स में ग्रो होता है, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, 13th सेंचुरी तक इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो 13th सेंचुरी से ही इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल यहाँ यूरोप के कंट्रीज में होता आ रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो ही पहुँच पाती थी और प्राइसेस बहुत हाई रहते थे। और यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, इसलिए ये लोग जो डिपेंड करते थे वुड पर, WOAD। ये जो वुड प्लांट है, इनका क्या काम है, ये भी अगेन यहाँ डाई के लिए ही यूज़ होता है। बट इसका जो कलर है अगर आप देखें तो इंडियन इंडिगो के मुकाबले बहुत पेल और डल कलर होता है, और इंडियन इंडिगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच कलर देता था। लेकिन चूंकि यूरोप में, क्योंकि ये जो वुड प्लांट है ये टेम्परेट जोन्स में ग्रो हो जाता है जैसे यूरोप वगैरह में, तो इस वजह से यूरोप में जो पार्ट है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनमें ये अच्छे से ग्रो होता है। तो इंडिगो इनको एक बहुत स्टिफ कंपटीशन दे रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब डिमांड बहुत ज़्यादा इंडिगो की थी तो इंडिगो के रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, और वुड को कोई जो वुड था उनको उनके अच्छी रेट नहीं मिल रही थी। इसलिए यूरोप के जो प्रोड्यूसर है, जो वुड उगाते हैं, वो उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि आप इंडिगो पर बैन लगा दीजिए, इंडिगो के इम्पोर्ट पर बैन लगा दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे खुद की जो वुड है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन अगेन वही बात है कि क्लॉथ डायर हमेशा प्रेफर करते हैं इंडिगो को, क्योंकि इंडिगो एक रिच ब्लू कलर देता है, जबकि जो डाई होता है वो पेल एंड डल कलर देता है। तो 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन। तो ये लोग वापस से चाहने लगे कि इंडिगो इंपोर्ट पर जो बैन लगाया गया उसे थोड़ा रिलैक्स किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा तो हमें रिच ब्लू कलर देखने को मिलेगा। और बेसिकली ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ रीजन्स थे, बट इनमें एक रीजन ये प्रमुख था। और फ्रेंच ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया इंडिगो का सेंट डोमिनिक और कैरिबियन आइलैंड में, पोर्टुगीज इन ब्राजील, द इंग्लिश इन जमैका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूरोपियन पावर्स के द्वारा इंडिगो प्लांटेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर चुका था और कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड कर चुका था, काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा था। और ऑफ कोर्स जब यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्लॉथ डाई के भी डिमांड बढ़ेंगे, और क्योंकि डाई तो करना है ना कपड़ों में, इस वजह से कॉटन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्लॉथ डाई की भी डिमांड बढ़ गई और इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हुई। जो इसके एग्जिस्टिंग सप्लाई है फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। तो मेनली
ये जो है वो इंडियन इंडिगो पे डिपेंडेंट नहीं थे 18th सेंचुरी से पहले। बाकी के जो देश जैसे वेस्ट इंडीज हो गए, अमेरिका हो गए, इनसे भी ये काफ़ी सारा इंडिगो ले रहे थे। बट यहाँ पे जो इंडिगो, जैसे ही इंडिगो तो इंक्रीज़ हुआ, डिमांड तो इंक्रीज़ हुई इंडिगो की, लेकिन ये सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहे थे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, राइट। तो यहाँ पे अगेन 1783 से 1789 तक जो प्रोडक्शन है इंडिगो की वर्ल्ड में, ये हाफ तक फेल कर गई। तो अब यहाँ पे कोई चारा बचा नहीं ब्रिटेन के पास, तो अब ये इंडिगो सप्लाई के दूसरे सोर्सेज ढूंढने लगे और डेफिनेटली इंडिया की तरफ देखेंगे। दोस्तों एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि 13th सेंचुरी से ही इंडिगो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी और बहुत यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच रही थी, लेकिन बहुत कम ही पहुंच पा रही थी। ऑफ कोर्स रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, राइट। और यूरोपियन क्लोथ जो है वो बाकी जो हमने वुड प्लांट की बात की है, इन पर डिपेंड रहते थे, लेकिन इसके कोई खास फायदा था नहीं, क्योंकि इसके जो कलर है वो बहुत डल थी इंडियन इंडिगो के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, 17th सेंचुरी तक आते आते अलग अलग जगहों में अलग अलग यूरोपियन पावर्स के द्वारा इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट कर दी गई। लेकिन बहुत सारे रीजंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो डिमांड है, जो प्रोडक्शन है वो घट जाती है। प्रोडक्शन घट जाती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने का कारण ये रहता है कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और डिमांड घटने के कुछ कारण हम लोग देखते हैं। तो डिमांड तो बढ़ी है बट प्रोडक्शन घटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, प्रोडक्शन घटने का सबसे एक प्रमुख रीजन दिया जाता है स्लेव रिवोल्ट, जो कि सेंट डोमिनिक में हुआ है 1791 में, राइट। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो फ्रेंच प्लांटर्स इंडिगो प्रोड्यूस करवाते हैं और जो शुगर प्रोड्यूस करवाते हैं, फ्रेंच कॉलोनी सेंट डोमिनिक जो कि कैरेबियन आइलैंड में है, तो यहाँ पे जो अफ्रीकन स्लेव्स है ये रिवोल्ट कर देते हैं 1791 में और प्लांटेशन वगैरह को जला देते हैं। और 1792 में फाइनली फ्रांस के द्वारा अबॉलिश कर दिया जाता है स्लेवरी को, और इस कारण भी इंडिगो प्लांटेशन कोलैप्स कर जाती है। तो इंडिगो के बढ़ते डिमांड में यूरोप में इंडिगो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की तरफ रुख करती है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। और 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड से अगर आप देखें तो इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और बंगाल इंडिगो के प्रोडक्शन में डोमिनेट करने लगता है। और 1788 तक ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। तो 1788 तक आते आते जो 30% इंडिगो है ब्रिटेन में, वो भारत से इंपोर्ट किया जा रहा था। और 1810 तक ये जो प्रोपोर्शन है ये 95% तक बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन इंडिगो कितनी हैवी मात्रा में यहाँ पे इंपोर्ट किया जाने लगा ब्रिटेन के अंदर। तो चूंकि यहाँ पे इंडिगो ट्रेड बढ़ी है, इसलिए कॉमर्शियल एजेंट और ऑफिशियल जो कंपनी के हैं वो इंडिगो प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और कई सालों में आते आते बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल अपने जॉब को छोड़ देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो बिजनेस में ध्यान दे सके और काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा सके। और चूंकि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत सारे स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन भारत आए प्लांटर बनने के लिए। प्लांटर का मतलब कि वो पैसे देते थे, और जिनके पास इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए मनी नहीं है उन्हें, और लोन वगैरह देने के बाद ये अगेन इनसे फ़ायदा काफ़ी निकल करके आता था। अब देखिए, इंडिगो कल्टीवेशन के दो तरीके थे, पहला नीज और दूसरा र्योत। नीज में क्या होता था, नीज का जैसा कि मतलब है नीज का मतलब आपको पता होगा हिंदी में, वो बोलते हैं ना निजी जिंदगी यानी पर्सनल, राइट, प्राइवेट। हाँ, नीज कल्टीवेशन के अंदर प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। तो यानी बेसिकली यहाँ पे जिन क्षेत्रों में प्लांटर मतलब जो यूरोपियन प्लांटर आए हैं, जो स्कॉटिश प्लांटर आए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जमीन लेकर के उन जमीनों में इंडिगो कल्टीवेशन करवाना चाहते हैं, वो कहलाते हैं नीज। वो नीज कल्टीवेशन का तरीका था। तो यहाँ पे ही आइदर बाउट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार। तो यहाँ पे दो तरीके से बेसिकली रेंट भी ले सकते हैं जमींदार से, या फिर जमीनों को पूरा खरीद ही लेते हैं। उसके बाद इंडिगो प्रोड्यूस करवाते हैं बट डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर। तो यहाँ पे पैसे देकर के लेबरर से डायरेक्टली एम्प्लॉय करवाया जाता है, और यहाँ पे जो इंडिगो है उसकी प्लांटेशन की जाती है। लेकिन नीज कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम निकल करके ये आ रही थी कि अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात तो ये कि इंडिगो की सबसे खास बात ये होती है कि केवल फर्टाइल लैंड में ही कल्टीवेट किया जा सकता है, और बहुत जल्दी ये ज़मीन की फर्टिलिटी को घटा देता है। और ये एरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, तो स्मॉल प्लॉट ही मिल पा रहे थे, राइट। और प्लांटर को लार्ज एरिया चाहिए था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सके, और ऐसे लैंड उन्हें वहाँ मिलना डिफिकल्ट था। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन दिस लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी यहाँ निकल करके आती थी जब ये लैंड को लीज करके इंडिगो कल्टीवेशन करवाने का प्रयास करते थे। तो और दूसरी बात, और बहुत सारी जो अदर रीजन की अगर बात करें तो जो लेबर है उन्हें मोबिलाइज करना डिफिकल्ट था। लार्ज प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती, और जो लेबर है वाज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। तो बहुत बार यहाँ पे जो पीजेंट है राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, उस टाइम पे भी लेबर मिलना डिफिकल्ट था।
और जैसा कि हमने दो तरीकों में बात की, पहला नीज और दूसरा रियोत। तो रियोत में क्या होता था, जो प्लांटर है वहाँ पे रोत्स का मतलब किसान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रियोत का मतलब किसान होता है। तो यहाँ पे जो किसान होते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। और बहुत बार ये प्रेशराइज करते हैं विलेज हेडमैन को कि आप भी इनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ी आए तो आपको ब्लेम किया जा सके। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उन्हें कैश एडवांस दिया जाता था, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी जाती थी इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। तो ये झांसे में आ जाते थे। लेकिन आगे देखिए, बट द लोन कमिटेड द रियोट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो जो यहाँ पे रियोत है, जो किसान है, उनके अंडर में जो 25% एरिया है उनमें उन्हें इंडिगो लगाना ही है, इस बात की मंजूरी पहले ही ले ली जाती थी। और जो प्लांटर है वो सीड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ड्रिल प्रोवाइड करेंगे, यूरोपियन प्लांटर जो हो गए वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कल्टीवेटर को यहाँ पे सॉइल प्रिपेयर करना, दाने डालना और जो भी चीज़ें हैं क्रॉप वगैरह की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें काम करेंगे यहाँ पे रियोट्स यानी कल्टीवेटर्स। तो एक बार जब क्रॉप है वो प्लांटर को दे दिया जाएगा उगाने के बाद, लेकिन एक फिर से नया लोन दिया जाएगा किसान को, और इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। और जो पीजेंट है वो इनिशियली तो इस लोभ में आकर के, इस लालच में आकर के कि हमें लोन मिलेगा खेती करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जब बाद में इस लोन में एंटर करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये सिस्टम की हार्श रियलिटी क्या है। जो प्राइस इन्हें मिल रहा है इंडिगो से वो काफ़ी कम है, और जो लोन का साइकिल है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम में ये फंस चुके होते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्लांटर हमेशा प्रयास करते हैं कि जो इंडिगो है वो सबसे अच्छे सॉइल में कल्टीवेट किया जा सके, लेकिन पीजेंट तो चाहते हैं, रियोट्स जो चाहते हैं, किसान तो ये चाहते हैं ना कि राइस के कल्टीवेशन के लिए अच्छे सॉइल को रखा जा सके। लेकिन ये चाहकर भी वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हैं। और इंडिगो में जैसा कि मैंने बताया, इसमें डीप रूट्स होते हैं और बहुत जल्दी ज़मीन की उत्पादकता घट जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। और एक बार इंडिगो हार्वेस्ट के बाद लैंड को राइस के साथ सोन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कई सालों तक। ना दोस्तों, बात करते हैं नील विद्रोह, ब्लू रेबेलियन की। तो देखिए मार्च 1859 में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स बंगाल में इंडिगो उगाने से मना कर देते हैं। और जैसे ये रेबेलियन फैलता है, जो रियोट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो प्लांटर्स को रेंट देने से मना कर देते हैं, इंडिगो फैक्ट्रीज में अपने ट्रेडिशनल हथियारों से अटैक करते हैं। वुमेन भी इस युद्ध में आ जाती हैं, और जो भी इनके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, किचन इंप्लीमेंट्स हैं, ये लेकर। और जो गोमास्ता होते हैं, गोमास्ता का मतलब जो प्लांटर्स के जो एजेंट है, जो बेसिकली रियोट से जाकर टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी पीटा जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ये प्लांटर्स का साथ दे रहे हैं। और ना सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिगो पीजेंट्स को ये इतने देर तक अब इन्हें क्यों लगने लगता है कि अब इन्हें और साइलेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका विरोध करना चाहिए। तो जो इंडिगो सिस्टम है डेफिनेटली वो ऑपरेसिव तो था ही, लेकिन बहुत बार रेबेलियन में जो ऑपरेसर है वो जनरली नहीं कूदते, और जब तक कि बहुत सारे रीजंस एसोसिएटेड ना हो। तो 1859 में जो इंडिगो रियोट्स हैं, जो किसान हैं, जो कल्टीवेटर हैं, उन्हें लगने लगा कि लोकल जमींदार भी उनके सपोर्ट में है और विलेज हेडमैन भी इनके सपोर्ट में है प्लांटर्स के विरोध में। और बहुत सारे गाँवों में हेडमैन्स वगैरह जो जिन्हें फोर्स किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, किसानों के बिहाफ में, रियोट्स के बिहाफ में, वो एक साथ मोबिलाइज करते हैं, मिलजुल करके आते हैं। और जो लाठियाल्स हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं प्लांटर्स का, ब्रिटिश यूरोपियन प्लांटर्स का लाठियाल, क्योंकि लाठियाल ये इन प्लांटर्स बेसिकली लाठियाल्स रखते थे, ताकि कभी अगर कोई युद्ध होता है या बेसिकली अगर कोई पीजेंट है, कोई किसान है, अगर वो उगाने में असमर्थ है या उगा नहीं पा रहा, तो लाठियाल को भेजा जाता था इस समस्या से निपटने के लिए। तो यहाँ पे जो जमींदार है वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लांटर्स की पावर बढ़ती जा रही थी और जमींदार की पावर अंडरमाइन की जा रही थी, क्योंकि जमींदार को, किसानों के बिहाफ में जमींदार को साइन करना पड़ता था बहुत बार, और इस तरह से ये भी प्रॉब्लम में पड़ते थे। और इंडिगो पीजेंट जो है, किसान जो, उन्हें ये भी लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी सपोर्ट करेगी प्लांटर्स के खिलाफ। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि कहीं कोई दोबारा ऐसा 1857 की तरह रिवोल्ट ना देखने को मिले। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक जो वीडियो बनाई थी NCERT की थीम्स वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र हैं 1857 के बाद, अगर आप देखें तो जो डेक्कन रायोट्स है उसे बहुत जल्दी दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स डर चुके होते हैं कि 1857 की तरह ही रिवोल्ट कहीं दोबारा ना देखने को मिले, राइट। तो इसी तरह का इंडिगो प्लांटेशन में भी देखने को मिलता है कि जब ये न्यूज़ फैलती है बाकी जगहों में कि किस तरह से इंडिगो प्लांटेशंस विरोध में आ चुके हैं, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो 1859 के विंटर्स में बंगाल वाले क्षेत्रों में आते हैं, और यहाँ पे ये देखते हैं द रियोट्स सो द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो यहाँ पे जो किसान होते हैं, जो कल्टीवेटर होते हैं, उन्हें लगता
जाता है कि अब ये बेसिकली आए हैं इन चीज़ों में चेक करने के लिए, हमारी समस्याओं में निपटारा करने के लिए। तो 12/7 में जो मजिस्ट्रेट आस्ले एडन है ये एक नोटिस जारी करते हैं कि जो रेओट से अब उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बस इतनी सी बात थी और यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, यानी जो क्वीन विक्टोरिया वो डिक्लेयर करती है कि इंडिगो है उन्हें सोन करने की जरूरत नहीं है। और जो एडन है वो बेसिकली पीजेंट्स को शांत करने की कोशिश करते हैं, प्लेकेट को करने की कोशिश करते हैं। और ये जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन निकल करके आ रहा था और ये बेसिकली डर चुके हैं कि 1857 का रिवोल्ट कहीं दोबारा इस तरह का कोई रिवोल्ट ना देखने को मिले। तो इन वजहों से यहाँ पे बेसिकली जो बात की जाती है कि अब जो है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में रिओट्स को मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये रेबेलियन फैलता है, कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं और ये जो माइजरी है किसानों की, कल्टीवेटर्स की, इन्हें काफ़ी अच्छे से व्याख्या करते हैं, लिखते हैं। टायरनी प्लांटर्स की बताई जाती है किस तरह से ये सता रहे हैं प्लांटर्स, और इंडिगो सिस्टम के हॉरर पर बात की जा रही है। इस रेबेलियन, जैसे कि मैंने बताया, इस रेबेलियन से जो गवर्नमेंट है वो ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम असॉल्ट एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो कमीशन सेटअप करती है और ये प्लांटर्स को असॉल्ट वगैरह जो होता है बीच बीच में उनसे बचने के लिए इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। और ये जो कमीशन है इनमें ये बेसिकली बाकायदा मानती है कि यहाँ पे प्लांटर्स दोषी हैं और इन्हें क्रिटिसाइज करती है कि ये जो कोर्सिव यानी ज़बरदस्ती जो किया जाता था, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके मजबूर किया जाता था किसानों को, ये कहीं से भी सही नहीं है। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो और भी वेरियस रीजन है। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायोट्स, तो डेफिनेटली किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और कमीशन कहती है रायोट्स को कि आप आगे चल के ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपकी मर्जी, आप मना भी कर सकते हैं इन इंडिगो प्रोडक्शन को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल करके आती है। जब सर्वे कराया जाता है तो भी यहाँ पे बताया जाता है आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो। तो यहाँ पे हाजी मुल्ला के विषय में बताया जा रहा है कि इंडिगो कल्टीवेटर है चैनपुर थाना हरदी से, और इन्हें जब पूछा जाता है इंडिगो कमीशन के अंतर्गत, तो इंडिगो कमीशन में जब इंटरव्यू लिया जाता है इनका, तो ये बताते हैं कि आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो, मतलब ये इंडिगो उगाने के सख्त खिलाफ हैं। और दोस्तों इस नील विद्रोह के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो बंगाल में कोलैप्स कर जाता है। प्लांटर्स जो है वो अपना, लेकिन प्लांटर्स भी अभी भी हार नहीं मानते और बाकी जगहों में ये धीरे धीरे अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करते हैं बिहार में। लेकिन देखिए सिंथेटिक डाई की जो डिस्कवरी हो जाती है लेट 19th सेंचुरी में, तो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो डिमांड काफ़ी घट जाती है नील की, और लेकिन फिर भी ये अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करे रखे रहते हैं। और जिसके बाद हमें पता ही है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आते हैं, उसके बाद 2 सालों के बाद ये जब बिहार के चंपारण पहुंचते हैं, तो यहाँ पे भी बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स के ही विषय में बात की जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और हम लोग यहाँ पे रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप NCERTs पढ़ें, 11th-12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ें, और जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, जब भी एंड में क्वेश्चन आंसर होता है, इन्हें आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल कर पाएंगे और इससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी आंसर राइटिंग भी कितनी अच्छी है या आपको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अभी हम लोग रिकॉल करते हैं। रियोत का मतलब किसान होता है, पीजेंट होता है। महल हमने बात की महलवाड़ी सिस्टम के तहत, बेसिकली यहाँ पे गांव के साथ एग्रीमेंट होता था, तो ये विलेज है। नीज की हमने बात की, नीज का मतलब प्राइवेट पर्सनल, यानी ये प्लांटर्स अपने लैंड में जब खेती करवाते हैं तो वो निजी कहलाती है। राइट, निजी इंडिगो कल्टीवेशन। और रियोती की हमने बात की, रियोती का मतलब बेसिकली जो रियोत है, जो कल्टीवेटर है, उनके ज़मीनों में जब कल्टीवेशन करवाई जाती है तो वो रियोती कहलाती है। दोस्तों नाउ बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये सवाल सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, यानी जो इंडिगो कल्टीवेशन है, यानी जो नील की खेती है भारत में, वो 20th सेंचुरी के प्रारंभ में डिक्लाइन होना यानी पतन होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, यानी जो पीजेंट है वो विरोध करने लगते हैं जो प्लांटर्स के द्वारा ऑपरेशन यानी जो ऑपरेसिव मेथड्स यूज किया जा रहा है उनके खिलाफ, इसलिए। दूसरे में कहा जा रहा है ये अनप्रॉफिटेबिलिटी, यानी अब ये फायदेमंद नहीं था वर्ल्ड मार्केट में क्योंकि न्यू इन्वेंशंस हो चुके थे। तीसरे में कहा जा रहा है जो नेशनल लीडर है ऑपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यानी जो नेशनल लीडर है वो इंडिगो के कल्टीवेशन का विरोध कर रहे थे। और चौथे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी प्लांटर्स को। अब देखिए यहाँ पे जो समय की बात की जा रही है वो 20th सेंचुरी का प्रारंभ है, तो हमने इस पर बात भी की
कि सिंथेटिक डाई वगैरह की डिस्कवरी होने लगी थी लेट 19th सेंचुरी में, और इनसे जो बिजनेस है इनका वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के प्रारंभ का था, और इस टाइम पे काफ़ी सारा न्यू इन्वेंशन होने लगा, यानी बेसिकली सिंथेटिक डाई बनने लगे और काफ़ी ज़्यादा डिमांड घट गई। जो नेचुरल डाइज थे, ओके, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा घट गई और अब इसे ग्रो करना कुछ फ़ायदेमंद रहा नहीं, इस वजह से भी यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो घट गई। दोस्तों ये चीज़ हम लोग थीम्स वाली जो एनसीईआरटी उनमें काफ़ी डिटेल में कवर्ड है और स्पेक्ट्रम में भी, और ये सारा मैंने कवर कर दिया है। आप ट्रैवल रिवोल्ट वाली सीरीज जरूर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ट्रैवल रिवोल्ट मैंने कवर कर दिए और बहुत सारा क्वेश्चन इनसे आया है, और हालांकि ये ट्रैवल रिवोल्ट का पार्ट नहीं है डेफिनेटली, बट ये जो सिविल रेजिस्टेंस हुए हैं जो बंगाल में, जैसे नील विद्रोह हो गया, इसके बाद जो सबसे फेमस हमने बात की है सन्यासी या फकीर रिवोल्ट जिसपे आनंद मठ बेस्ड है, ये सारी चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में कवर की। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जैसा कि मैंने बात की कि नील की खेती हुई, जब इसे रोकथाम कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस टाइम पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पहुंचते हैं और जो रियोट्स है, जो किसान हैं, उनके दुख दर्द को व्यक्त करते हैं। तो इनमें से जो सबसे फेमस जो बुक निकल करके आती है, जो प्ले निकल करके आती है, वो बंगाली में होती है, नाम होता है नील दर्पण। और ये जो नील दर्पण है ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, और ये बहुत बार स्टेट पीएससीज में सिविल सर्विसेज 1999 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जो दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल्ड नील दर्पण यानी ब्लू मिरर विच डेपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लांटर्स, द प्ले वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, यानी जो दीनबंधु मित्रा ने पब्लिश की थी प्ले बंगाली में जिसका टाइटल है नील दर्पण, जो कि जो इंडिगो प्लांटर्स है उनकी एट्रोसिटीज, क्रूरता, बर्बरता को दिखाता है, इस प्ले को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ऑप्शन है हमारे पास रेवेरेंड जेम्स लोंग, द्वारकानाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्ता या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए ये सवाल डायरेक्टली थीम्स वाली बुक से लिया गया, थीम्स वाली एनसीईआरटी से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। और ये सारा मैंने कुछ कवर कर दिया है, जितने भी आपके जो रिवोल्ट्स है, सिविल रिवोल्ट, ट्रैवल रिवोल्ट, ये सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। इन्हें आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।